ओके, हाय एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज जस्ट अ मिनट। हाँ, केपलर्स प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एन इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ सेंट्रल फील्ड इज फॉर्म्ड बाय दोज इन विच द पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। केपलर प्रॉब्लम के अंदर बेसिकली केपलर ने किसको बताया था? केपलर ने प्लेनेटरी मोशन के बारे में ही तो बताया था। मतलब सन होता है और सन के अराउंड हमारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सन और इस प्लेनेट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वही यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का सोर्स है। और हमें पता है कि इसके पास मास m1 है, इसके पास m2 है, यहाँ डिस्टेंस r है। सपोज दिस इज हमारी हमारी अर्थ है ये। तो ऑब्वियसली यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, सॉरी, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी -g m1 m2 अपॉन r। नेगेटिव साइन क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन है, ठीक है। सो g m1 m2 तो अगर हमारा कांस्टेंट हो जाता है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस अल्फा ओवर r, बस। सो हमारे पास यहाँ पर क्या है? फोर्स जो होगा, ऑब्वियसली फोर्स कितना होगा? फोर्स हमारे पास होगा g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, करेक्ट। तो फोर्स क्या क्या लिख सकते हैं? अपॉन अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। अट्रैक्टिव नेचर का है तो नेगेटिव रख दो। चलिए, तो हमारे पास यहाँ है पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ ना। पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि हमारा यू कितना आया? माइनस अल्फा बाय आर। एंड द फोर्स अकॉर्डिंगली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और हमारा जो फोर्स आया है वो हमारे पास कितना आया? माइनस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। They include the fields of Newtonian gravitational attraction and of Coulomb electrostatic interaction। ठीक है, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास जैसे हमने ग्रेविटेशनल लिया है, हालांकि केपलर प्रॉब्लम के अंदर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन यही सेम पोटेंशियल एनर्जी कूलम में भी होती है। अगर एक चार्ज आपका पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज आपका नेगेटिव है तो सेम पोटेंशियल एनर्जी आपको माइनस अल्फा बाय आर फॉर्म में मिलेगी और फोर्स भी आपका माइनस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर में होगा। क्योंकि इस सिचुएशन में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? के Q1 Q2 अपॉन आर। और फोर्स कितना होगा? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो सेम फोर्स और सेम टाइप की पोटेंशियल एनर्जी ना सिर्फ आपको ग्रेविटी के अंदर मिलती है बल्कि कूलम फोर्स के अंदर या कूलम इंटरेक्शन में भी आपको यही पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स मिलते हैं। द लेटर में बी ईदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। लेटर का मतलब जो कूलम लो है। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, कभी भी रिपल्सिव नेचर का नहीं होता है। लेकिन लेटर का मतलब जो बाद में मेंशन किया है, बाद में कौन सा मेंशन किया है? कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। इट में बी ईदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, डिपेंड कि हमारे पास जो दोनों चार्जेस हैं वो सेम नेचर के हैं या ऑपोजिट नेचर के हैं। लेट अस फर्स्ट कंसीडर एन अट्रैक्टिव फील्ड। सो अट्रैक्टिव फील्ड में हमारे पास यू कितना होगा? माइनस अल्फा अपन आर होगा। इक्वेशन 15.1 क्लियर है। अल्फा हमारे पास पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। हमारे वाली सिचुएशन में अल्फा कितना है? g m1 m2, क्योंकि नेगेटिव साइन तो हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है तो अल्फा हमारा कितना होगा? पॉजिटिव होगा। इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी होती है? आपको पता है इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है हमारे पास? ट्रू पोटेंशियल एनर्जी प्लस सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हम पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पर हमारे u की जगह हम क्या रखेंगे? माइनस अल्फा ओवर आर और m स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर विच इज द सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी is of the form in figure 10 as r tends to 0 u effective tends to plus infinity। बताया है आपको मैंने कल भी, मतलब लास्ट लेक्चर में बताया कि जब आपका r tends to 0 होगा तो बेसिकली r आपका बहुत कम होगा। फॉर एग्जांपल 0.2 ले लीजिए तो u इफेक्टिव जो है वो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ना कि माइनस इन्फिनिटी को। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में आपको r स्क्वायर जो मिलेगा वो मिलेगा 0.04। अब r स्क्वायर आपका क्या है? आर से ज्यादा बड़ा है तो कौन सा टर्म ज्यादा डोमिनेट करेगा? सेकंड वाला पार्ट ज्यादा डोमिनेट करेगा। तो जो वैल्यू आएगी वो सेकंड के अकॉर्डिंग आएगी। और सेकंड वाला अगर r टेंस टू 0 करते हो तो सेकंड वाली वैल्यू प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, क्योंकि आगे यहाँ पे क्या है? प्लस का साइन है, करेक्ट। नाउ एंड r टेंस टू इन्फिनिटी इट टेंस टू 0। और अगर r इन्फिनिटी होगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी? u इज इक्वल टू कितना है? माइनस अल्फा अपॉन आर प्लस m स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर, करेक्ट। अगर मैं इसमें r को इन्फिनिटी करूं तो ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो u टेंस टू 0 होगा। इसका मतलब r टेंस टू 0 पर हमारा ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और r टेंस टू इन्फिनिटी पर हमारा ये पॉजिटिव 0 को अप्रोच कर रहा है। सॉरी, माइनस इन्फिनिटी को नहीं, प्लस इन्फिनिटी को, प्लस इन्फिनिटी। ये क्यों कर रहे हैं? हम u वर्सेस r का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। इधर हमारा u है और इधर हमारा r है। सबसे पहले जब r इन्फिनिटी है तो u आपका क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी ग्राफ जैसे जैसे r इन्फिनिटी इधर ही आएगा तो आपका u पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। सबसे पहले r इक्वल टू 0 बनाते हैं। r इक्वल टू 0 पर u कितना है? प्लस इन्फिनिटी। तो ये रहा मेरा, इस पॉइंट पे r इक्वल टू 0 है ना,
तो यहाँ पर ग्राफ कैसा है, इन्फिनिटी जाएगा, फिर धीरे धीरे वो डिक्रीज होगा, और इसको क्या होना है, अब देखो आप ऐसा भी कर सकते हो, ये लो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन हमने क्या लिया है, लिमिटिंग केस लिया है, और हमें पता है कि आर और आर स्क्वायर में हमने ये देखा कि डोमिनेट कौन करेगा, और इसके लिए हमने आर को बहुत कम लिया, यानी बहुत कम वैल्यूज पे तो समझ में आता है कि हमारा जो आर है, आर स्क्वायर डोमिनेट करेगा, राइट। देखो आर इक्वल टू 0.2 होता है, तब आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो रही थी, उससे भी कम हो रही थी, बट ये दोनों किस में है, डिनोमिनेटर में थे, इसलिए यहाँ पे जो अल्फा बाय आर था और यहाँ पे जो एम स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर था, उसमें हमने बोला कि इस टर्म को डोमिनेट करवाओ। क्यों करवाओ, क्योंकि हमारे आर की वैल्यू बहुत कम हो रही थी, लेकिन ये वैल्यू, ये जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया है, ये कब वैलिड है, जब आपके पास आर की वैल्यू कम होनी चाहिए, यानी टेंस टू 0 पर। इसका मतलब अगर आर की वैल्यू कुछ मॉडरेट है, मिड रेंज में है, मिड रेंज में जब होगी तो ऐसी कंडीशन नहीं है, मिड रेंज में एक टर्म ऐसा भी आएगा जब आपका फर्स्ट टर्म डोमिनेट करेगा सेकेंड वाले से ज्यादा, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर केसेस में ही तो सेकेंड टर्म डोमिनेट कर रहा है। इसका मतलब बीच में ऐसा भी आर की कुछ ना कुछ वैल्यूज ऐसी भी आएगी जब फर्स्ट टर्म डोमिनेट करेगा, और जब फर्स्ट टर्म डोमिनेट करेगा तो आपका यू कैसा मिलेगा, आपको नेगेटिव। क्यों, क्योंकि उस टाइम डोमिनेट कौन कर रहा है, अल्फा बाय आर कर रहा है, उस टाइम डोमिनेट एम स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर नहीं कर रहा है। इसका मतलब आपका जो ग्राफ है, तीनों चीजें साथ में सेटिस्फाई हो, इसका एक ही तरीका है। 0 पे इंफिनिटी आ रहा था, और बीच में कहीं पे नेगेटिव आएगा, और r इक्वल टू इन्फिनिटी पे वापस 0 हो जाना चाहिए। ये देखो यहाँ पे r इक्वल टू 0 है आपका, तब आपका u इन्फिनिटी पे है, प्लस इन्फिनिटी पे, और इधर आपका r इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो आपका u देखो 0 को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि u ये रहा ना, u का 0 यही है, ठीक है। और बीच में यहाँ पर कहीं पे r इक्वल टू कुछ मिड वैल्यू है, मिड रेंज की वैल्यू है, तब आपका u जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि डोमिनेट कौन कर रहा है, अल्फा बाय आर, और उस पे आगे नेगेटिव साइन था, तो आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा। सो आई होप ग्राफ आपको क्लियर है। सो यहाँ पर देखिए ये ग्राफ आपका बन रहा है। सो यू इफेक्टिव जो है वो नेगेटिव में जाके और वापस 0 आएगा। एक और प्रूफ मैं आपको देना चाहती हूँ कि ये नेगेटिव में क्यों हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यू की पॉजिटिव वैल्यू है, डिक्रीज होती गई, डिक्रीज होती गई, डिक्रीज होती गई, डिक्रीज होती गई, फिर नीचे चली गई यहाँ पे। नाउ दिस इज द यू मिनिमम। यू की मिनिमम वैल्यू आपको कितनी मिली है, ये। अगर हम ये साबित कर दें कि यू की मिनिमम वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है, तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब ग्राफ जो है वो नेगेटिव रेंज में जाएगा और फिर 0 के पास जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन 15.3 को देखिए। फॉर r इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन एम एल्फा, इट हैज अ मिनिमम वैल्यू यू इफेक्टिव मिनिमम, जो कि ये होती है। इस r पे ये वैल्यू हमें मिनिमम मिल रही है। हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं r की ये वैल्यू और मिनिमम की ये वैल्यू, देखिए हमारे पास है u इफेक्टिव की वैल्यू माइनस एल्फा अपॉन r प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर, राइट। हम चाहते हैं कि u इफेक्टिव हमारा क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। कोई भी फंक्शन जब मिनिमम और मैक्सिमम होता है तो उसका पहला डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो अगर ये मिनिमम चाहिए तो डी यू इफेक्टिव अपॉन डी आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। हमें आर की वो वैल्यू मिल जाएगी जिसपे हमारा फंक्शन मिनिमम हो रहा है, अगर हम ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा के आर की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं तो। चलिए, तो डी यू इफेक्टिव अपॉन डी आर निकालते हैं, तो डी बाय डी आर, और यू इफेक्टिव की वैल्यू है माइनस एल्फा अपॉन आर प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर इक्वल टू 0। डिफ्रेंसिएशन करो, माइनस 1 बाय आर का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 1 बाय आर का कितना होता है, माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर है, एक ऑलरेडी माइनस है, तो एल्फा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2m कॉन्स्टेंट है, अपॉन 1 अपॉन आर स्क्वायर का कितना होता है, माइनस 2 अपॉन आर क्यू इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे आर की तो एल्फा अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, एम स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब। हमें आर की वैल्यू निकालनी है, आर स्क्वायर से आर की एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ बचेगा एम स्क्वायर अपॉन एम इंटू आर, करेक्ट। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, है ना, एल्फा इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर अपॉन एम इंटू आर। हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू आ जाएगी एम स्क्वायर अपॉन एल्फा एम, सॉरी एल्फा स्मॉल एम। यानी इस आर की वैल्यू पे हमें पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी, मिनिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आर की जगह हम ये वाली पुट कर देते हैं, तो हमारा यू इफेक्टिव मिनिमम कितना हो जाएगा, माइनस एल्फा अपॉन, सपोज इसको मैं ले लेती हूँ आर नोट प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2m आर नोट का स्क्वायर, क्योंकि अब मैंने आर की वो वैल्यू रख दी है जहां मुझे फंक्शन मिनिमम मिलेगा। सो माइनस एल्फा अपॉन आर नोट कितना है, एम स्क्वायर अपॉन एल्फा एम प्लस
एम स्क्वायर अपॉन 2m आर नॉट का स्क्वायर, एम स्क्वायर अपॉन एल्फा एम का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, यू विल गेट माइनस एल्फा स्क्वायर एम अपॉन कैपिटल एम स्क्वायर, यहाँ मिलेगा आपको एल्फा स्क्वायर एम अपॉन 2m स्क्वायर। इसको ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर बिल्कुल सेम है, तो 1 माइनस 1 प्लस 1/2 करना है, कितना होता है -1/2, तो -1/2 एल्फा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। लेट्स सी कि आपको यू मिनिमम की वैल्यू, देखो नेगेटिव मिल गई ना, नेगेटिव मिल गई, इसका मतलब हमारा ग्राफ नेगेटिव साइड में एक बार तो जाएगा ही जाएगा। तो दिखा देती हूँ मैं आपको, इक्वेशन 15.3 आप तब तक देख लीजिए। तो आर की वैल्यू एम स्क्वायर अपॉन एम एल्फा मिली है क्या अपन को? यस, आर की वैल्यू में क्या मिली है, आर नोट क्या मिला है, एम स्क्वायर अपॉन एल्फा एम, ये देखिए यहाँ पे एम स्क्वायर अपॉन एल्फा एम मिला है, करेक्ट। और हमारे उस कंडीशन पे इफेक्टिव वैल्यू में नेगेटिव मिलेगी, विच मीन्स कि हमारा ग्राफ एक बार नेगेटिव में आना ही चाहिए, और यू मिनिमम की वैल्यू में नेगेटिव मिल रही है। नाउ अगली लाइन क्या बोल रही है, इट इज सीन फ्रॉम द फिगर 10 दैट द मोशन इज फाइनाइट फॉर ई लेस देन 0 एंड इनफाइनाइट फॉर ई ग्रेटर देन 0। देखो अगर आप ई लेस देन 0, ई कांस्टेंट होता है, ई कांस्टेंट होता है, तो अगर ई का आर के साथ में ग्राफ प्लॉट करो और ई लेस देन रखो, तो लेस देन करने से आपको एक लाइन यहाँ खींचनी पड़ेगी। सपोज मैंने ये ग्राफ ई का खींचा है और नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे जाएगा, और एक हम ई ग्रेटर देन 0 खींचते हैं, ये ग्राफ मैंने खींचा है ई ग्रेटर देन 0 का, और ये खींचा है ई लेस देन 0 का। ई लेस देन 0 पे हम कैसे कह सकते हैं कि मोशन फाइनाइट है, क्योंकि आपको यहाँ पर आर की एक वैल्यू मिल रही है और यहाँ पर भी आर की वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब आपका जो ग्राफ है या आपका जो पाथ है वो आर मिनिमम से आर मैक्सिमम तक सीमित हो गया। और अगर हाँ आपके पास दोनों रेंज फाइनाइट है, यानी पार्टिकल आर मिनिमम से आर मैक्सिमम तक जाएगा, फिर मिनिमम तक आएगा, फिर मैक्सिमम जाएगा, फिर मिनिमम, फिर, तो मोशन फाइनाइट हो गई ना, रेंज इनफाइनाइट नहीं जा रही है। लेकिन अगर ग्रेटर देन 0 पे देखोगे तो आपको सिर्फ एक जगह कट मिलेगा, एक जगह कट मिलेगा, यानी कि आर मिनिमम की वैल्यू तो मिल रही है, आर मैक्सिमम की वैल्यू, ये ग्राफ को कहाँ काटेगा, आर मैक्सिमम आपके पास जाएगा इन्फिनिटी पे। और जब इसकी जो रेंज है वो इन्फिनिटी जा रही है, इसका मतलब हमारा जो मोशन है वो क्या हो गई, इनफाइनाइट। सो आई होप दिस लाइन इज क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे, द शेप ऑफ द पाथ, पार्टिकल जो है केपलर प्रॉब्लम के अंदर कौन से पाथ पे मूव करेगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो द शेप ऑफ द पाथ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल फॉर्मूला 14.7। जस्ट अ मिनट, 14.7 मैं आपको या तो दिखा देती हूँ, नहीं तो आपके पास प्रीवियस लेक्चर में 14.7 है। 14.7 को मैं आपको लिख दे रही हूँ, क्योंकि मैं बैक जाऊंगी तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने लिख के रखा है। इक्वेशन 14.7 आप वेरीफाई कर लीजिएगा, आपको इक्वेशन 14.5 में ये मिला था, एम डी आर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 2m e माइनस यू माइनस एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिस वॉज द इक्वेशन 14.7। हमें इसमें पाथ करना है, और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू हमारे पास कितना है, माइनस अल्फा अपॉन आर। ध्यान रखना यहाँ पर यू लिखा हुआ है, यू इफेक्टिव नहीं है, सो यू की वैल्यू हमने केपलर प्रॉब्लम में क्या ली है, माइनस अल्फा अपॉन आर ली है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, करेक्ट। तो फाइव इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, एम डी आर अपॉन सॉरी आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा रूट ऑफ 2m e प्लस अल्फा अपॉन आर मिलेगा, प्लस अल्फा अपॉन आर मिल जाएगा, और माइनस एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो, सो ये हमें मिलेगा। नाउ डायरेक्टली हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, जो कि मैं नहीं करने वाली हूँ क्योंकि वो बहुत लेंदी है। अगर इसे ज्यादा लेंदी नहीं है, कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स के टर्म में हो जाएगा, सो ये पार्ट मैं स्किप कर रही हूँ। आपको अगर प्रॉब्लम हो कि इसी इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना है या ये नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना मुझे। अगर टाइम मिला तो मैं इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके, मतलब मैंने किया है बट वो अभी है नहीं, सॉल्व करके एंड आई विल अपलोड इन कमेंट सेक्शन, अगर यूट्यूब पे ऑप्शन है तो। सो मैं इस इक्वेशन इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रही हूँ। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें इस इंटीग्रेशन से सॉल्व करने से हमें मिलता है cos इनवर्स m अपॉन आर माइनस एम एल्फा अपॉन कैपिटल M, और नीचे हमारे पास आ रहा है 2me प्लस एम स्क्वायर एल्फा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है, ये हमें इसको सॉल्यूशन से मिलेगा, दिखा देती हूँ। बस ये यहाँ पर यही कह रहा है, सब्सटीट्यूटिंग u इक्वल टू माइनस एल्फा अपॉन आर एंड इफेक्टिंग द एलिमेंट्री इंटीग्रेशन वी हैव। सो डायरेक्टली देखो, कांस्टेंट को हम बाद में हटा देंगे, ये इसको सॉल्व करने के बाद होगा जो मैंने अभी लिखा है।
आई जस्ट होप कि मैंने ये लिखा है, यस मैंने यही लिखा है। नाउ टेकिंग द ओरिजिन ऑफ फाई सच दैट द कांस्टेंट इज जीरो, सपोज ये कांस्टेंट जो है वो हम जीरो को रखते हैं, हमारा ओरिजिन इसी हिसाब से सेलेक्ट करेंगे कि कांस्टेंट जीरो आ जाए। एंड पुटिंग p इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर अपॉन एम एल्फा एंड e इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2e कैपिटल एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम एल्फा। ये आपको दिखेगा नहीं, मैं लिखूंगी खैर आगे। सो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इसको ये सब्स्टिट्यूट करने से हमें ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में मिल जाएगी। सो आपको ऐसे तो मिलेगी नहीं, तो चलिए थोड़ा बहुत करके देखना पड़ेगा इसमें कैलकुलेशन, है ना। तो हमारे पास लास्ट इक्वेशन मिली थी, ये लास्ट इक्वेशन तो एज इट इज ले ही लेते हैं। लास्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी, आई होप इट इज विजिबल टू यू। देखो क्या करते हैं हम, तो यहाँ पे cos फाई इज इक्वल्स टू m अपॉन आर माइनस एम एल्फा अपॉन एम एंड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2me प्लस एम स्क्वायर एल्फा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऊपर वाले टर्म को एज इट इज रहने दीजिए, m बाय एम एल्फा अपॉन एम। देखो इसमें अगर मैं कॉमन ले लूं m एल्फा अपॉन m, है ना, इसमें ये वाला टर्म कॉमन ले लो। अगर ये वाला टर्म कॉमन लोगे तो रूट के बाहर आएगा तो तीनों के ऊपर स्क्वायर हट जाएगा, बाहर कितना आ जाएगा, सिंपली m एल्फा अपॉन m बाहर आएगा। और जो टर्म कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड करना पड़ता है आपको अंदर वाले टर्म में, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे m स्क्वायर एल्फा स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर का प्लस 1, ये मिल जाएगा हमें, करेक्ट। उसके बाद ऊपर वाले टर्म को एज इट इज रहने दो, m बाय आर m एल्फा अपॉन m, और ये आपको यहाँ पर m एल्फा अपॉन m को रहने दीजिए, ब्रैकेट में मिलेगा 1 प्लस, अब देखो इसमें कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, 2me, हाँ एक m हो रहा है कैंसिल आउट, एक m से एक पावर चली जाएगी तो ऊपर क्या बचेगा 2em स्क्वायर अपॉन m एल्फा स्क्वायर। आपको जो सब्स्टिट्यूशन रखे गए हैं उसमें ये कहा गया है कि आपको क्या क्या रखना है। हाँ, अब इस टर्म को अगर मैं ऊपर भेजती हूँ तो मुझे उल्टा करना पड़ेगा, यानी m अपॉन m एल्फा जाएगा और यहाँ आ जाएगा m बाय आर m एल्फा अपॉन m, करेक्ट। नीचे आपके पास रूट के अंदर वैल्यू है 1 प्लस, ये रूट में जा रही है, ठीक है, 1 प्लस 2em स्क्वायर अपॉन m एल्फा स्क्वायर, ये हमारे पास आ रहा है। ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अब इसको क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करो, अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या इसको, यस। तो ऊपर हमें मिल जाएगा m स्क्वायर अपॉन m एल्फा आर माइनस, ये टर्म तो पूरा ही कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 अपॉन रूट के अंदर ये पूरी क्वांटिटी, और ये किसके इक्वल आ रहा था, cos फाइव। अब आपको ये कहा गया है कि ये जो पूरा टर्म है नीचे वाला, इसको आपको मानना है e, ठीक है, तो आपको, और m स्क्वायर अपॉन m एल्फा, इसको आपको मानना है p, शो कर दूंगी अभी, तो हमें क्या मिलेगा, p माइनस 1 इज इक्वल्स टू e cos फाइव। मैंने इसको क्रॉस e रख के इधर भेज दिया है, तो हमारे पास p बाय आर आ रहा है, सॉरी यहाँ पे r भी है ना, तो p बाय आर माइनस 1, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है p बाय आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस e cos फाइव। अब ये p और e हमने जो रखा है, आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके लिख लीजिए और मैं आपको नोट्स में शो कर देती हूँ। ये देखिए, p इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर अपॉन एम एल्फा, और e आपका वही है 1 प्लस 2e एम स्क्वायर अपॉन एम एल्फा स्क्वायर 15.4 में। तो इक्वेशन ऑफ पाथ हमें, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ। ध्यान रखिए, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रूव द इक्वेशन ऑफ पाथ अंडर केपलर मोशन इज गिवन बाय p बाय r इज इक्वल्स टू 1 प्लस e cos फाइव। तो डायरेक्टली 15.5 तक का डेरिवेशन आप कर देंगे, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ पाथ फॉर द पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स, या फिर केपलर प्रॉब्लम के अंडर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो आप उसकी इक्वेशन ऑफ पाथ का एक्सप्रेशन डिराइव कीजिए, तो भी आपको 15.5 तक डेरिवेशन करके रुक जाना है। नाउ ये बहुत जनरल फॉर्मूला है, आई डोंट नो अगर आपने ग्रेजुएशन के अंदर मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट में कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, दैट ये कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन होती है, दिस इज द इक्वेशन फॉर कॉनिक सेक्शन, ये कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन होती है, ठीक है, जिसका एक फोकस हमारे पास ओरिजिन पे है, क्योंकि हमने कांस्टेंट को जीरो करने के लिए फाई की ऐसे डिसाइड किया था कि हमारा कांस्टेंट जीरो आ जाए, इसलिए एक फोकस तो हमारा ओरिजिन पे जाएगा ही जाएगा। नाउ 2p इज कॉल्ड द लेटस रेक्टम ऑफ द ऑर्बिट। अब ये लेटस रेक्टम क्या होता है, जस्ट अ मिनट। मान लीजिए ये जो कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन हमें मिली है ना, अब इसके 4-5 केसेस होंगे, यानी कि यही कॉनिक कब सर्कल होगा, कब ये इलिप्स होगा, कब ये पैराबोला होगा,
और कब ये हाइपरबोला होगा। 4 केसेस पढ़ते हैं, इसी से डिसाइड हो जाता है, किससे, ई की वैल्यू जो ई हमने लिया है एसेंट्रिसिटी बोलते हैं, उससे डिसाइड होता है। तो लेटेस्ट रेक्टम मुझे आपको समझाना है, वो सारे केसेस में समझा सकते हैं, पर मैं पहले इलिप्स में समझा देती हूँ। सपोज हमारे पास जो कोनिक सेक्शन है, क्योंकि केपलर प्रॉब्लम में हमारे पास ये ग्राफ इलिप्स का बनेगा। इलिप्स में आपके पास क्या होता है, दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस, है ना। आपके पास जो इसकी लेंथ होती है, इफ यू रिमेंबर, वो 2b होती है, और ये आपके पास जो लेंथ होती है दैट इज 2a, है ना। 2a आपके पास मेजर एक्सिस हो जाता है और 2b आपके पास माइनर एक्सिस हो जाता है। अब होता क्या है कि इसका फोकस आपके पास, इलिप्स के 2 फोकस आते हैं, करेक्ट। एक फोकस यहाँ कहीं पे होगा और एक फोकस यहाँ पे कहीं पे होगा, क्योंकि हमने एक फोकस को तो ओरिजिन पे लिया है। सपोज हमारा फोकस नंबर 1 ये है, आप क्या करेंगे, इस फोकस से गुजरता हुआ एक परपेंडिकुलर डालिए जो इस इलिप्स को इस तरह से काटेगा, 90 पे काटा ना। सो नाउ दिस लेंथ कौन सी, यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है, इस लेंथ को बोलते हैं लेटस रेक्टम। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आई डोंट नो। ये होता है आपका लेटस रेक्टम, ठीक है। So 2p is called the latus rectum of the orbit and E is the eccentricity. E जो है आपका eccentricity होता है. Our choice of the origin is seen that such that the point where phi equal to 0 is the point nearest to the origin called the perihelion. Perihelion भी बता देती हूँ आपके पास, क्योंकि आपने जो इलिप्स बनाया है, देखो सरो सपोज मैं इलिप्स से समझा रही हूँ, ये सारी चीजें हाइपरबोला के लिए भी ट्रू है ना। तो हमारे पास हमारा फोकस यहाँ पे है, राइट। हम ये जो लाइन अभी मैंने बोली है, ये लाइन कह रही है कि हमने हमारा चॉइस ऑफ ओरिजिन इस तरह से लिया है कि जब हमारा फाई इक्वल टू जीरो हो, उस वक्त हमारा जो पार्टिकल है वो कहाँ पे हो, पेरीहीलियन पे हो। पेरीहीलियन का मतलब होता है कि आपका ये जो फोकस है, और सपोज किसी टाइम पे ये सन है, सन हमारा फोकस पे है और ये अर्थ इसके चारों तरफ रोटेट कर रही है इलिप्टिकल पाथ में। तो किसी टाइम पे जब अर्थ यहाँ पर पहुंचेगी तो ऑब्वियसली जो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें हमारे पास क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी। डायग्राम में नहीं दिख रहा होगा बट दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, है ना। ये आपके पास मिनिमम डिस्टेंस पे होगा, तो इस वक्त हमारा फाई क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब है ऑब्वियसली आपका फाई जो होता है वो एक्स एक्सिस से लिया जाता है। अब एक्स एक्सिस यहाँ पर आपकी, राइट, और पार्टिकल का पोजिशन वेक्टर बनाते हैं। पार्टिकल के लिए देखो ओरिजिन ये रहा और पार्टिकल यहाँ रहा, तो और इसका पोजीशन वेक्टर बनाओगे तो भी इसी लाइन के अलॉन्ग जाना पड़ेगा। तो आपकी जो रेड लाइन है वो पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर का एक्स के साथ, क्योंकि हमारा देखो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, जब पार्टिकल यहाँ होता है ये एंगल थीटा होता है, तो आपका जो एक्स है वो एक्स बेसिकली क्या होता है, आर कॉस थीटा ही तो होता है। तो इस सिचुएशन में हमारा, और यही जो थीटा है वही फाई का रोल प्ले कर रहा है फिलहाल हमारे पास, तो हमारा फाई कितना है, 0 ही तो एंगल बन रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस भी इधर है, पोजीशन वेक्टर भी इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। तो यहाँ पर ये लाइन यही कही गई है कि द ओरिजिन ऑफ फाई इज सीन टू बी सच दैट द पॉइंट वेयर फाई इक्वल टू 0 इज द पॉइंट नियरेस्ट टू द ओरिजिन। ओरिजिन के सबसे पास में क्यों है, क्योंकि ओरिजिन हमने यहाँ पर लिया हुआ है, कहाँ पे, फोकस पर। तो ओरिजिन के सबसे पास में हमारा पार्टिकल है या हमारा प्लेनेट है, और उस वक्त हमारे पास फाई की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। चलिए, कॉल्ड द पेरीहीलियन। हाँ, पेरीहीलियन डिस्टेंस कौन सी होती है, ये जो डिस्टेंस होती है ना, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड पेरीहीलियन। ये हमारे पास पेरीहीलियन डिस्टेंस होती है, ओके। तो ये जो लोकेशन है, मतलब जस्ट अ मिनट, इलिप्स में आपके पास है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 2 फोकस है ना, एक यहाँ पे, हमारा फोकस तो हमने यहाँ पे ले लिया है, तो आपके पास ये पॉइंट जो है दिस इज कॉल्ड पेरीहीलियन, क्योंकि ये क्लोजेस्ट अप्रोच का होगा, और सबसे दूर कौन सा हो गया, सबसे दूर ही हो गया, तो एफिलियन बोलते हैं इसको ना। ये आप इलिप्स के गूगल पे सर्च करना, पेरीहीलियन एंड एफिलियन एंड फोकस एंड लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स, तो आपके पास आ जाएगा। आई गेस आपने ये पढ़ रखा है, हिंदी में इनको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। चलिए, अब मैं इलिप्स के कुछ फॉर्मूले यूज करूंगी जो मैं डायरेक्टली यूज करूंगी। आई विल नॉट डू द डेरिवेशन फॉर देम, क्योंकि इससे हमारा ये लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा। सो इलिप्स के फॉर्मूले, फिजिक्स वाला पार्ट या हमारा जो पोर्शन है दैट आई विल एक्सप्लेन कंप्लीटली, लेकिन इसमें जो मैं इलिप्स के डायरेक्ट फॉर्मूले लूंगी, सेमी मेजर एक्सिस के, सेमी माइनर एक्सिस के, उनका डेरिवेशन आपको इलिप्स के या गूगल पे कहीं भी मिल जाएगा, या किसी भी मैथ्स की बुक में मिल जाएगा जिसमें ज्योमेट्री दे रखी हो इलिप्स की, सर्कल की, है ना। सो देखिए, इट इज इक्विवेलेंट प्रॉब्लम ऑफ 2 पार्टिकल्स इंटरेक्टिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ 15.1 में शायद वो सेंट्रल फोर्स ही होगा। द ऑर्बिट ऑफ ईच पार्टिकल इज अ कॉनिक सेक्शन, हमें कॉनिक सेक्शन मिल गया है, और विद वन फोकस एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द 2 पार्टिकल्स। ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे आपके पास 2 पार्टिकल हैं और वो दोनों एक दूसरे के अबाउट मूव कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपका जो सेंटर ऑफ मास है वहां पे आपको ओरिजिन मिलेगा, सेंटर ऑफ मास। जैसे मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है,
तो डेफिनेटली इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं होगा, सन के बिल्कुल पास में होगा, या हो सकता है सन के अंदर ही हो, क्योंकि सन इतना ज्यादा हैवी होता है। अब ना ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है, इफ ई लेस देन 0, तो आपका एसेंट्रिसिटी जो है वो लेस देन 1 आएगा। ये बोल रहा है 15.4 पे जाओ, हम 15.4 पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमने कर रखा है ई और इसका वैल्यू। मैं लिख देती हूँ आपके पास, है ना, ई की वैल्यू। हमें क्या मिलेगा, ई इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या एक्सपीरियंस था, रूट ऑफ 1 प्लस 2e m² अपॉन m अल्फा स्क्वायर, ये हमारा एसेंट्रिसिटी था। जाहिर सी बात है, देखो इस e को अगर लेस देन 1 करोगे, है ना, यहाँ हम सॉरी हमारा e जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर e नेगेटिव हो जाएगा तो आपको रूट में से 1 नेगेटिव में कोई टर्म मिलेगी, वो वैल्यू 1 में से कुछ घटा देगी, तो जाहिर सी बात है एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी ना यार। डायरेक्टली सोचो, e लेस देन 1 मिलेगा आपको अगर e लेस देन 0 हो तो। चलिए इसका क्या मतलब है, देन द ई लेस देन 1, और इस कंडीशन में अब आप कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन ध्यान रखिएगा, पी बाय आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस फाइव। जब भी इस कॉनिक सेक्शन में आपके पास इस ई की वैल्यू लेस देन 1 है, ई लेस देन 1 में आपको जो ये ग्राफ मिलेगा, ये ग्राफ आपको मिलेगा इलिप्स का, इलिप्स का मिलेगा, है ना। ध्यान रखिएगा, ई इक्वल टू 1 में पैराबोला मिलता है, ई इक्वल टू 0 में सर्कल मिलता है, और ई ग्रेटर देन 1 में छोटा वाला ई एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 में हाइपरबोला मिलता है। चारों केस में बता दूंगी आपको, है ना। एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है तो हमें इलिप्स मिलेगा, एंड द मोशन इज फाइनाइट। ऑफ कोर्स इलिप्स में फाइनाइट होती है क्योंकि पार्टिकल आर मिनिमम और आर मैक्सिमम के बीच में ही रहता है, इन्फिनिटी पे नहीं जाता है, तो इस मोशन को हम फाइनाइट बोलते हैं, जो कि हमारा पहले से डिसाइड था। नाउ according to the formula of analytical geometry, the major and minor semi axis of the ellipse are given by this. Now ये फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगी और ये फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगी, हाँ ये हमारा आएगा डेरिवेशन, तो ये मेरा पार्ट है। a इज इक्वल्स टू पी अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर एंड b इज इक्वल्स टू पी अपॉन रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हैं जो मैंने डायरेक्ट इलिप्स की ज्योमेट्री से लिए हैं। डेरिवेशन करेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा। ये है a की, p आपको पता ही है हाफ लेटस रेक्टम होता है, ई आपकी एसेंट्रिसिटी है, ए आपका सेमी मेजर एक्सिस है, और बी आपका है पी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हमने यहाँ से लिखे हैं, ठीक है। अब ये कैसे आया, एल्फा अपॉन 2e, ये कैसे आया, हाँ ये हमारा पार्ट है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ए का फॉर्मूला लेके चलते हैं। ए में हमारे पास पी की वैल्यू हमने क्या रखी थी, एम स्क्वायर अपॉन एम एल्फा, आप वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, एंड 1 माइनस ई स्क्वायर। ई स्क्वायर क्या था हमारे पास, ई का स्क्वायर करना है, 2e एम स्क्वायर अपॉन एम एल्फा स्क्वायर। ओपन करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ ये नेगेटिव जाएगा इधर, पर हमारी डिस्टेंस क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई का मोड ले लेंगे ताकि ये नेगेटिव ना आए। वैसे मैं पहले माइनस में कर देती हूँ इसको, है ना, एम एल्फा ऊपर जाएगा एम एल्फा स्क्वायर अपॉन 2e एम स्क्वायर। ओके नाउ सॉल्व इट, यू विल गेट माइनस एल्फा अपॉन 2e, और क्योंकि हमें नेगेटिव नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, एल्फा तो वैसे ही पॉजिटिव है तो इसका मतलब हम ले लेंगे, क्योंकि हमारा ई लेस देन 0 है ना, तो अगर ई की वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये हमारा ए रहा। इसी तरह से अब बी का, वैसे तो मुझे बी का आप पे छोड़ना चाहिए बट आई नो आप नहीं करेंगे। सो यहाँ पे पी की वैल्यू रखनी है, पी हमारे पास है एम स्क्वायर अपॉन एम एल्फा और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस ई का स्क्वायर। ई का स्क्वायर हमारा पास है 1 प्लस 2e एम स्क्वायर अपॉन एम एल्फा स्क्वायर। 1 में से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा एम स्क्वायर अपॉन एम एल्फा, और रूट के अंदर जाएगा एम एल्फा स्क्वायर अपॉन 2e एम स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट m अपॉन रूट 2me। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा b। तो b आ चुका है और a आ चुका है। लेट मी शो कि सही मिला है क्या। ये ए मिला हुआ आपको और ये बी मिला हुआ है जो हमने अभी भी देखा। अब देखिए आपका इलिप्स का जनरल इक्वेशन, ये 2b आपका सेमी माइनर एक्सिस है, 2a सॉरी 2b आपका माइनर एक्सिस है कंप्लीट, और 2a आपका मेजर एक्सिस है। ठीक है, यहाँ हमारा फोकस था, इसलिए फोकस से गुजरती हुई एक लाइन खींची है। तो मैंने कहा था कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो 2p होता है लेटस रेक्टम, तो इसका हाफ जो है, इसका हाफ यहाँ से यहाँ तक का रहेगा p। तो आपका p देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको p बताई हुई है, ये बेसिकली ये डिस्टेंस है। ठीक है,
और इलिप्स के सेंटर से फोकस के बीच की डिस्टेंस हमेशा ध्यान रखना होती है ए एसेंट्रिसिटी, ए टाइम्स ई होती है। चलिए, द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनर्जी इज 15.3 एंड देन ई इक्वल टू 0। कह रहा है कि हमारे पास इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ 1 प्लस 2e एम स्क्वायर अपॉन एम एल्फा स्क्वायर। जब आपका e 0 हो जाता है, अगर e 0 हो जाएगा तो आपको e की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। और इस कंडीशन में आपके पास क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी, इक्वल टू 0 पे बोल रहे हैं। ये जो मैंने कंडीशन बताई है, इस कंडीशन में आपको मिलेगा पैराबोला, ये भी आ जाएगा। और अगर हमारा e इक्वल टू 0 हो जाए, e इक्वल टू 0, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपके पास 0 से कम नहीं हो सकती है, ये मिनिमम वैल्यू है हमारे पास। मतलब वैसे उसके केस में इक्वल टू लेस देन 1 में हमें इलिप्स मिल रहा है, और इक्वल टू 1 में हमें पैराबोला मिल रहा है, ये मैंने बताया था। वैसे ये इलिप्स है, ध्यान रखना, ये पैराबोला मिलता है, इक्वल टू 0 पे आपको सर्कल मिलता है, और e ग्रेटर देन 1 में आपको हाइपरबोला मिलता है। ये आप ध्यान रखिएगा। सपोज इक्वल टू 0 आ जाता है, इक्वल टू 0 पे आपका जो वैल्यू मिलेगी, इक्वल टू 0 आपको जो पाथ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सर्कल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहा है ये कि e इक्वल टू 0 पर इलिप्स जो है वो क्या बन जाता है, बिकम्स अ सर्कल। It may be noted that the major axis of the ellipse depends only on the energy of the particle, not on its angular momentum। ये कह रहा है कि जो आपके पास मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस हमारे पास क्या थी, मेजर एक्सिस हमारे पास थी ए, वो केवल एनर्जी पर डिपेंड करती है, एंगुलर मोमेंटम पर नहीं करती है। कैसे, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, हमारे पास ए की वैल्यू आई थी, जस्ट अ मिनट, ए हमारे पास था एल्फा अपॉन 2 मॉड ऑफ ई, करेक्ट। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास एनर्जी तो आ रही है बट एम नहीं आ रहा। इसका मतलब जो हमारे पास मेजर एक्सिस है वो सिर्फ एनर्जी पर डिपेंड करती है, एंगुलर मोमेंटम पर डिपेंड नहीं करती है। तो लाइन आपको क्लियर हो गई। नाउ द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड, द फोकस ऑफ द इलिप्स आर मिनिमम एंड आर मैक्सिमम। तो हमारे पास आर मिनिमम और आर मैक्सिमम की जो वैल्यू है उसका भी एक्सप्रेशन आप ध्यान रखिए। ये कह रहा है कि सपोज हमारे पास ये एलिप्स है ना, और फोकस ये रहा, तो दिस इज आर मिनिमम, ओके, एंड दिस इज आर मैक्सिमम। और अगर किसी इलिप्स के लिए हमारे पास हाफ लेटस रेक्टम, मतलब लेटस रेक्टम का आधा आपको दिया हुआ है पी से और एसेंट्रिसिटी ई से है, तो आर मिनिमम और आर मैक्सिमम के डायरेक्ट फॉर्मूले, जो कि जिसमें फिजिक्स कुछ नहीं है, ये आपको मैथमेटिक्स में कहीं पर भी मिल जाएंगे। आप जस्ट गूगल पे डालिएगा डेरिवेशन फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस इन इलिप्स, तो आपको ये डेरिवेशन मिल जाएगा, जो कि मैं अभी आपको फॉर्मूला बता रही हूँ। आर मिनिमम का फॉर्मूला होता है पी अपॉन 1 प्लस ई, दूसरा फॉर्मूला ये होता है, सिमिलरली आर मैक्सिमम का होता है पी अपॉन 1 माइनस ई, और एक होता है ए 1 प्लस ई। कंप्लीटली ज्योमेट्री है, हमारे इस डेरिवेशन का या केपलर प्रॉब्लम का इससे कोई लेना देना नहीं है। दैट इज वाई मैं इसका डेरिवेशन नहीं करवाऊंगी। बट अगेन, जिसको भी इनका डेरिवेशन अगर कहीं पर भी नहीं मिलता है मैथमेटिक्स में, यू कैन ऑफ कोर्स पुट दैट इन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा कि इलिप्स के ये फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं मिला है, आई विल प्रोवाइड यू, ओके। नाउ तो ये फॉर्मूले 15.7 जो है वो मैं डायरेक्टली यूज करने वाली हूँ। नाउ हमें क्या करना है, ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, नाउ अब देखो द पीरियड टी ऑफ रिवॉल्यूशन। देखो हमने केपलर के दो नियम प्रूव कर दिए हैं। पहला कि वो इलिप्टिकल मोशन में मूव करता है, क्योंकि हमें ई लेस देन 0 आया था हमारा। और अब हमारे पास थर्ड लॉ आता है, क्या एरियल वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, क्योंकि केपलर का एक लॉ होता है ना कि केपलर के 3 लॉ क्या होते हैं। पहला लॉ तो यही होता है कि जो प्लेनेट है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, जो कि हमने अभी देख लिया, माइनस अल्फा बाय आर केस में हमारा इलिप्स बनेगा। सेकंड हमने देखा था, सेकंड हमने क्या देखा था कि उसका जो एरियल वेलोसिटी होता है, यानी कि ये इलिप्स है, ये हमारा फोकस है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रेड प्लेनेट है और मान लीजिए 2 सेकंड में वो यहाँ पर पहुंच जाता है, तो उसने एरिया इतना स्वेप्ट किया, दिस इज कॉल्ड ए। और अगर मान लीजिए वो रेडियस वेक्टर जब प्लेनेट यहाँ आता है और यहाँ से यहाँ आता है, मान लीजिए 2 सेकंड में, तो ये वाला जो एरिया है, एरिया नंबर 1 और एरिया नंबर 2, दे ऑलवेज आर सेम, ये हमेशा सेम होते हैं। विच मीन्स कि जो प्लेनेट का पोजीशन वेक्टर होता है वो इक्वल टाइम में
इक्वल एरिया स्वेप्ट करता है या बनाता है या ट्रेस करता है, दिस इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी, और ये कांस्टेंट होती है, और ये हमने देखा है 1/2r आई डोंट रिमेम्बर, ये शायद यही था 1/2r इंटू आर डी थीटा बाई डी टी। ये तो हमने प्रूव करके बताया था ना, दिस इज एरिया, ये तो हमारे पास इसका एरिया होगा ना, कैसे बताया था, सपोज दिस इज एंगल डी थीटा और ये हमारे पास आर है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में हमारा जो ट्रेस होगा वो 1/2, और ये डिस्टेंस आर बेस माना था और इसको हाइट माना था, और ये हाइट आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ कितनी है आर डी थीटा, तो ये तो हो गया डी ए अपॉन, अगर मैं डी टी कर दूं, क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट होता है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा डी ए बाई टी, और ये हमने प्रूव किया था कि कांस्टेंट आता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया था। सेकंड लॉ ये कहता है। थर्ड लॉ ये कहता है कि जो टाइम पीरियड होता है वो सेम, मतलब टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो थर्ड लॉ जो है वो अब हम प्रूव कर रहे हैं। थर्ड लॉ में देखिए, द पीरियड टी is conveniently found by using the law of conservation of angular momentum in the form of the area integral 14.3। 14.3 क्या है मैं बता देती हूँ, मैं लिखूंगी नहीं, आप प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा या नोट्स बनाए हैं। तो 14.3 इक्वेशन हमारे पास ये थी, m इज इक्वल्स टू 2m f डॉट, ये था विच इज 2m df बाई dt, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमें मिलता है m dt इज इक्वल्स टू 2m df, जहां df एरिया है, जो मैंने अभी भी एरिया दिया वो एरिया, दोनों साइड में सपोज इंटीग्रेशन करते हैं, और मान लीजिए जो प्लेनेट है वो यहाँ से शुरू होके एक पूरा राउंड कवर करके यहाँ आ जाता है, और कितने टाइम में, कैपिटल टी टाइम में। तो कैपिटल टी क्या हुआ, उसका टाइम पीरियड हुआ, और उस टाइम पे जाहिर सी बात है कि जहां से शुरू किया जब तक वो वहां पे आ जाएगा उसने पूरा ही एरिया कवर कर लिया, तो इलिप्स का एरिया आ जाएगा, यानी कि जो एफ की लिमिट है वो आपके पास क्या होगी पाई ए बी, सपोज 0 से लेके टोटल एरिया एफ है, तो हमें मिलेगा एम टी इज इक्वल्स टू 2m एंड एफ, ये एफ नॉट टोटल एरिया है, एफ नॉट करेक्ट, क्योंकि डीएफ का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा डी एफ हो जाएगा और लिमिट एफ नॉट हो जाएगा, और यहाँ पर इलिप्स का टोटल एरिया करना है क्योंकि कैपिटल टी टाइम पे उसने पूरा चक्कर काट लिया, तो पूरे ही इलिप्स को कवर कर लिया, और इलिप्स का एरिया कितना होता है पाई ए बी, तो हमें मिल रहा है एम टी इज इक्वल्स टू 2m पाई ए बी। तो यहां से हमारे पास टी का फॉर्मूला कितना आता है 2m पाई ए बी अपॉन एम। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ रहा है। अब हमारे पास देखो क्या करेंगे, हम ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी एल्फा अपॉन 2e, और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी m अपॉन रूट 2me, देख लीजिएगा अभी भी निकाला थोड़ी देर पहले। तो टी की वैल्यू पुट करते हैं, t इज इक्वल्स टू 2m पाई अपॉन m। अब ए कितना है एल्फा अपॉन 2e, और बी कितना है m अपॉन रूट ऑफ 2me। इसको सॉल्व करके देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पाई एल्फा रूट ऑफ m अपॉन 2e क्यूब। ये मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि अब आप एमएससी फिजिक्स कर रहे हो, आपको इतना तो आना चाहिए। सो एक फॉर्मूला तो टाइम पीरियड का ये है, तो पहले हमारे ये वाला फॉर्मूला दिखा देती हूँ कि ये कहाँ आया है। ये देखिए, ये सेकंड में 15.8, ये वाला जो फॉर्मूला है वो मैंने अभी भी डिराइव किया है। अब ये ऊपर वाला फॉर्मूला, ऊपर वाला फॉर्मूला भी डिराइव कर लेते हैं। ऊपर वाले फॉर्मूले के लिए जस्ट अ मिनट, टी इज इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास पाई एल्फा रूट ऑफ m अपॉन 2e क्यूब आया। इसमें हम क्या पुट करेंगे, देखो हम जानते हैं a कितना था एल्फा अपॉन 2e, करेक्ट। यहाँ से e की वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है एल्फा अपॉन 2a, ये एल्फा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। सो t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा पाई, नहीं ये यहाँ पुट नहीं करेंगे हम, एल्फा की जगह, एल्फा नहीं करना है सॉरी, ई रखना है ना, तो ई की जगह पुट करना है, तो पाई एल्फा रूट ऑफ m अपॉन 2e क्यूब, ई क्यूब का मतलब एल्फा अपॉन 2a का क्यूब। सॉल्व कीजिएगा, आपके पास आ जाएगा 2 पाई a रेज टू पावर 3/2 रूट ऑफ m अपॉन एल्फा, ये आप खुद कर लेना। सो t का एक एक्सप्रेशन यहाँ से मिल रहा है, इससे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि t प्रोपोर्शनल आया है a की पावर 3/2 के, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब ये देखिए, ये दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ कि टाइम पीरियड जो होता है वो मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपने बहुत बार पढ़ रखा है। सो ये वाला फॉर्मूला है वो मैं यहाँ दिखा देती हूँ, आई होप हमने डेरिवेशन कर लिया है। नाउ द प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द पीरियड यानी कि टी स्क्वायर एंड क्यूब of the linear dimension of the orbit यानी कि a cube has already been demonstrated in 10 छोड़िए
इट मे बी नोटेड दैट द पीरियड डिपेंड्स ओनली ऑन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। साफ साफ पता चल रहा है नीचे वाले 15.8 इक्वेशन से कि टाइम पीरियड के अंदर पाई, अल्फा, 2m सब कांस्टेंट है, सिर्फ आपके पास वेरिएबल है ई, यानी कि ये सिर्फ एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है, मोमेंटम पे नहीं। अब देखिए अगर ई की वैल्यू कैपिटल है, ई की वैल्यू जो है हमारी वो 0 से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है एसेंट्रिक की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ई ग्रेटर देन 1 आएगा, और वो हमारे पास बनता है पाथ इज हाइपरबोला। हाइपरबोला के केस में फिर से हम यहाँ पर फॉर्मूला लेंगे। हाइपरबोला के केस में मैक्सिमम डिस्टेंस तो कुछ होती नहीं है, विद द ओरिजिन एज इंटरनल फोकस द डिस्टेंस ऑफ द पेरीहीलियन फ्रॉम द फोकस इज। हाइपरबोला का डायग्राम देखिए, हाइपरबोला ऐसे बनता है, इस कंडीशन में पार्टिकल ऐसे होगा, तो ये तो इन्फिनिटी जा रहा है ना, ये तो इन्फिनिटी जाएगा, इसका मतलब इस कंडीशन में आर की कोई मैक्सिमम लिमिट होती नहीं है, वो इन्फिनिटी पे जाएगा, और जो आर मिनिमम है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जब पार्टिकल ये यहाँ पे फोकस है, सपोज ये फोकस है और किसी टाइम पे पार्टिकल यहाँ है, सो दिस डिस्टेंस इज आर मिनिमम। ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा पेरिलियन की डिस्टेंस, तो ये हमें जो डिस्टेंस लेनी है वो यहाँ पर कितनी लेनी है, आर मिनिमम। देखिए सो आर मिनिमम इज नथिंग बट या तो a इंटू ई माइनस 1, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है एक तो, और ये हाइपरबोला के लिए है। सो आप सोचिए मेरे लिए लेक्चर कितना लंबा हो जाएगा अगर मैं सारे डिराइव करने बैठूं तो आर मिनिमम का ये फॉर्मूला हाइपरबोला के लिए ध्यान रखिएगा, या तो p अपॉन ई प्लस 1 और एक होता है ए ई माइनस 1। दोनों ही जो एक्सप्रेशन है वो किसके होते हैं, आर मिनिमम के होते हैं। दिस डिस्टेंस इज आर मिनिमम, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है तो मैक्सिमम की बात करेंगे ही नहीं। ए हमारा जानते हैं हम, यही होता है। कैसे होता है, पहले क्या आया था अभी इलिप्स के लिए, क्या आया था, p अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर आया था, क्योंकि उस वक्त हमारा जो ई था वो 1 से कम था। अब क्योंकि हमारा ई ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पर बस रिप्लेस कर दो, ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। सो यही ए का एक्सप्रेशन पैराबोला इलिप्स में था, बस नेगेटिव साइन का डिफरेंट था, और फॉर्मूला सेम आएगा। अल्फा अपॉन पहले हमें क्या करना पड़ रहा था, मोड लेना पड़ रहा था, क्योंकि हमारी एनर्जी नेगेटिव थी, लेकिन ये जो सीन हमें मिल रहा है ये ई ग्रेटर देन 0 के लिए मिल रहा है, तो मोड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली क्या करेंगे, अल्फा अपॉन 2ई, तो ये आ जाएगा। इट इज द सेमी एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला, है ना। सो ये हमारे पास आ जाएगा सेमी एक्सिस। सेमी एक्सिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेजर माइनर कुछ है नहीं। अब हमारा अगर ई 0 हो जाता है तो एसेंट्रिसिटी 1 हो जाएगा, फॉर्मूले में रख लीजिए, एसेंट्रिसिटी में ई 0 होते ही ई 1 हो रहा है, तो इस कंडीशन में पैराबोला में मिलता है, और उस कंडीशन में हमारी आर मिनिमम जो है वो 1/2p होगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने आर मिनिमम की डिस्टेंस, अभी हमने आर मिनिमम का फॉर्मूला देखा था, p अपॉन 1 प्लस ई था, अभी जस्ट देखा ही ना, कहाँ देखा है यार, हाँ ये रहा, p अपॉन ये रहा, है ना, यहाँ पे p अपॉन, तो e की वैल्यू यहाँ रख दो 1, e की वैल्यू 1 रखते ही p अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, p अपॉन 2, तो ये देखिए r मिनिमम 1/2 हो जाएगा। दिस केस अकर्स इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट इन्फिनिटी। छोड़िए, ये हमारे पास क्या है, पैराबोला है। पैराबोला आप जानती हो कैसा बनता है, वर्टिकल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब हमारा केस हो चुका, हम चारों केस डिस्कस कर चुके हैं, अब हमें क्या करना है, देखो इक्वेशन ऑफ पाथ हम बना चुके हैं, अब हमें क्या करना है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हमें पार्टिकल के दो कोऑर्डिनेट्स हैं, दो हमने क्यों बोला, एक हमारा आर है और एक हमारा फाई है, इन दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो हमें दो इक्वेशन चाहिए, आर वर्सेस टी और फाई वर्सेस टी, क्योंकि जो आर वर्सेस फाई है वो तो क्या दे रहा था, इक्वेशन ऑफ पाथ, वो हम निकाल चुके हैं। इक्वेशन ऑफ पाथ जो है वो आता है आर वर्सेस फाइव में, ये देखा था ना, p बाय आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस फाइव, तो किस किस के बीच में है, आर और फाइव के बीच में ग्राफ है, t कहीं नहीं दिख रहा है। सो ये तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने चार केसेस में डिस्कस कर ली है। अब इस आर का टाइम के साथ वेरिएशन और इस फाइव का टाइम के साथ वेरिएशन वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर with a and e given by 15.6 and 15.4 we can write the integral 14.6। अरे यार ये 14.6 हमें लेना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। सो मैं पीछे नहीं जाऊंगी, 14.6 में लिख देती हूँ। 14.6 क्या है हमारे पास, 14.6 जो इक्वेशन है वो ये थी, t इज इक्वल्स टू, आप प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा, dr अपॉन रूट ऑफ 2/m e माइनस u माइनस एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ओके, हाँ फिर ये बोल रहा है कि a की जगह आपको करना है p अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि ये हमारी थी 15.6 इक्वेशन, और एसेंट्रिसिटी हमारी पास थी रूट ऑफ 1 प्लस 2em स्क्वायर अपॉन एम एल्फा स्क्वायर, जो कि हमारी है 15.4। ओके, नाउ ये हमें यूज करना है। सबसे पहले चलो t को लेके चलते हैं। सो t इज इक्वल्स टू रूट ऑफ डी आर, हमारे केस में हमें रखना है यू की जगह माइनस अल्फा बाय आर, पुट कर देते हैं, तो रूट ऑफ 2/m ई प्लस अल्फा बाय आर माइनस एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ओके,
इतना मिल जाएगा। चलिए क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगा रही हूँ फिलहाल, क्योंकि बाद में लगा दूंगी। लगा लो यार, 2e/m प्लस 2α/m r माइनस m²/m²r²। ठीक है, कॉमन लेंगे, dr/ रूट के बाहर ये वाला टर्म पूरा ही कॉमन ले लो, तो ये कितना आ जाएगा, 2e/m का रूट होके ही बाहर आएगा, लेकिन अंदर तो उसकी पावर 1 ही रहेगी, तो यहाँ बनेगा 1 प्लस इसके अंदर डिवाइड करो इस टर्म को, तो डिवाइड करने से आपको मिल जाएगा 2α/m/r इंटू 2e, है ना, ये से डिवाइड कर दिया मैंने, माइनस इस वाले टर्म से भी डिवाइड हो जाएगा m²/m²r² m/2e। जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल करो, रिमेनिंग पार्ट को वापस लिखो, तो dr/ इस रूट 2e/m क्योंकि नीचे है, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा m/2e। अब ये ऊपर है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे हमारे पास रूट में क्या बचेगा, 1 प्लस α/e इंटू आर माइनस m²/2m/r²। ओके, ये हमारे पास बचेगा, करेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर रहने दो, रूट m/2e को ऊपर रहने दो, इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारे पास है dr, और नीचे देखो हम क्या करेंगे, मैं अगर ऊपर r से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे r से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये r अंदर जाएगा तो क्या बचेगा, r का स्क्वायर बचेगा हमारे पास रूट के अंदर, क्योंकि r के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, r², यहाँ पर भी r² से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे एक r से कैंसिल आउट होके ये हमारे पास क्या बनेगा, α/e टाइम्स r, और यहाँ पे तो r² पूरा ही कैंसिल आउट हो जाएगा, m²/2me। तो हमारे पास t की वैल्यू ये आ रही है। अब ये वाली वैल्यू मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उसमें बस अंतर आपको ये थोड़ा सा रहेगा, माइनस का एक साइन, ये देखिए t जो हमने अभी किया है, पर इसने e की जगह क्या लिया है, मोड ऑफ e, क्योंकि हम फिलहाल e लेस देन 0 वाली कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि नेगेटिव एनर्जी यानी कि इलिप्स के लिए। सो हमारे पास जहां जहां e है वहां वहां मोड लगाइए, और क्योंकि मैंने जब यहाँ पर ये टर्म कॉमन लिया था, ये देखो m/2e, तो ये टर्म यहीं से उठाया था और यहाँ पर e था, इसलिए, और e नेगेटिव है, इसलिए बस इस 1 के आगे आपको नेगेटिव लगाना है, r² के आगे आपको माइनस लगाना है, बाकी सब टर्म एज इट इज रहने दो। तो ये देखो ये फॉर्मूला हमें मिल चुका है। अगर हम a और e के टर्म्स में इसको लिखें, तो a और e के टर्म्स में हमारे पास ये आएगा इस सेकेंड वाली इक्वेशन से, तो मैं वैल्यू रख के नहीं दिखूंगी, मैं इसको सॉल्व करके बता दूंगी कि ये इसके इक्वल है। अगर इसको सॉल्व करें a और e की वैल्यू रख के, तो वापस अगर ये मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम है, तो हम बस नीचे वाले टर्म को ले लेते हैं, नीचे वाले इक्वेशन को लेते हैं। नीचे इक्वेशन बोल रहा है कि a और e के टर्म्स में हमें मिलेगा t/, अरे यार ये वैल्यू रखनी पड़ेगी क्या, r/dr, हाँ ये बोल रहा है रूट ऑफ ma/अल्फा इंटीग्रेशन r/dr/ रूट ऑफ a² e² माइनस r माइनस a का स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए ma/अल्फा इंटीग्रेशन r/dr रूट ऑफ a² e² माइनस, इसको ओपन करेंगे तो r² माइनस a² प्लस 2ar। हम a और e की वैल्यू पुट कर देते हैं 15.6 से और 15.4 से, जो मैंने अभी भी लिखा है ना। सबसे पहले m/अल्फा, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है α/2e, रखो α/2e, इंटीग्रेशन यहाँ पे है r/dr रूट ऑफ a², a का स्क्वायर का मतलब α²/4e², और एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2e² माइनस r² माइनस फिर से a² आ गया, α²/4a² प्लस का 2ar, 2a और r। चलिए क्या करना है, सॉरी, हाँ यस, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा रूट ऑफ m/2e, है ना, इंटीग्रेशन इधर आ जाएगा r/dr। अब नीचे देखिए, रूट के अंदर सॉल्व करते हैं, इसको अंदर लेके जाते हैं, तो α²/4e² बचेगा, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल कीजिए, और जो टर्म कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं उनको वापस लिखेंगे। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, m²/2em मिलेगा, माइनस का r² माइनस का α²/4e² प्लस का α/r/e, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल आउट, रिमेनिंग पार्ट को आप लिख लीजिए। रिमेनिंग पार्ट में रूट में बचेगा माइनस का r²
प्लस अल्फा अपॉन ई इंटू आर माइनस का एम स्क्वायर अपॉन 2em, और ऊपर आर डी आर है, इंटीग्रेशन है, और यहाँ पे साथ में है m अपॉन 2e, और यही ऊपर वाली इक्वेशन है, यही ऊपर वाली इक्वेशन है। जस्ट लेट मी शो यू, ये देखिए हम नीचे लेके चले थे और हमें ऊपर वाली मिल गई। ओके, हमने प्रूव कर दिया। अब परेशान मत होना कि इक्वेशन कैसे आई। अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, आर माइनस ए को माइनस का ए ई कॉस जाई लिखते हैं, क्योंकि उससे हमारा इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, जस्ट मिनट बता देती हूँ। तो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी लास्ट, ये वाली है ना, सॉरी हम कौन सी इक्वेशन लेके चले थे, रूट एम ए अपॉन एल्फा इंटीग्रेशन आर डी आर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये लेके चले थे। इसको हमें रखना है, इसको हमें क्या रखना है यार, जस्ट अ मिनट, माइनस का ए ई कॉस जाई, इसको हमें रखना है, यानी आर माइनस ए को हमें रखना है माइनस का ए ई कॉस जाई। चलो रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एम ए अपॉन एल्फा इंटीग्रेशन आर डी आर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस, प्लस आ जाएगा या माइनस रहने दो, आर माइनस ए को रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। हमें मिलेगा यहाँ पे ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर जाई, रूट ऑफ एम ए अपॉन एल्फा इंटीग्रेशन आर डी आर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और बचेगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर जाई, जो कि हो जाता है साइन जाई। ये हमें क्या मिल जाएगा, साइन जाई में मिल जाएगा, साइन जाई मिलेगा। तो देख लीजिए हमारे पास, ओके पूरा ही करके बता देती हूँ, रुको यार। देखो हमारे पास कितना था, हाँ ये हमें मिला था रूट एम ए अपॉन एल्फा, इधर था आर डी आर, और नीचे अभी अभी मैंने बताया था कितना हो रहा है हमारे पास, ए ई इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर जाई। हमने देखो आर माइनस ए की वैल्यू ये रखी है, तो यहाँ से आर की जगह हो जाएगा डी आर, और यहाँ पे कॉस जाई का कितना होता है, माइनस का साइन जाई डी जाई, तो नेगेटिव चाहे साइन है और एक नेगेटिव कॉस के डिफरेंशिएशन से आएगा, तो डी आर की जगह हम ये रख देंगे और आर माइनस ए की जगह ये रख देंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, ये देखिए इस आर की जगह उठा के मैंने ये वैल्यू रखी है पूरी, क्यों, क्योंकि देखो आपने क्या माना था, आर माइनस ए को माना था माइनस का ए ई कॉस जाई, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए माइनस ए ई कॉस जाई, तो आर की जगह तो रखा है ये, और डी आर की जगह हमने ये पूरी वैल्यू रखी है, और नीचे आपके पास क्या है, ए इंटू ई है ना, नीचे आपके पास क्या है, ए इंटू ई, और रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है, साइन साइन स्क्वायर होता है, उसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ओके, अब हमने क्या किया यहाँ पे, रूट ये एज इट इज है, इसके अंदर से ए कॉमन आएगा, ए कॉमन आएगा तो यहाँ ये बचेगा, और ए ई साइन जाई, ए ई साइन जाई से कैंसिल आउट, हमारे पास सिर्फ कितना बचेगा, डी जाई। इस ए को इस रूट के अंदर ले जाएंगे तो ए का स्क्वायर होके जाएगा, और ए का स्क्वायर होके जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ए क्यूब है ना। थोड़ा सा आपको एम ए क्यूब अल्फा इंटीग्रेशन 1 माइनस ई कॉस जाई और डी जाई, हमारे पास 1 का इंटीग्रेशन तो हमें कुछ लेना ही, सॉरी इसका हो जाएगा रूट ऑफ एम ए क्यूब, अच्छा डिफरेंशिएशन नहीं है, 1 का कितना हो जाएगा, जाई के रिस्पेक्ट में जाई हो जाएगा, माइनस का ई कॉस का कितना होता है, साइन जाई, और ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ चुका है। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे ये हमारे पास इंटीग्रेशन मिल चुका है, प्लस कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि लिमिट मैंने पुट करी नहीं है। आई होप आपको समझ में आ चुका है। नाउ इफ टाइम इज मेजर्ड इन सच अ वे दैट द कांस्टेंट इज जीरो, ये जीरो कर दिया, वी हैव फॉलोइंग पैरामीट्रिक डिपेंडेंस ऑफ आर ऑन टी, हमारे पास, हाँ कैसे आ रहा है, टी की वैल्यू तो देखो, टी का फॉर्मूला तो ये है, लेफ्ट हैंड साइड में टी ये रहा, लेफ्ट हैंड साइड में टी, राइट हैंड साइड में टी की जगह तो ये पूरा लिखना है अपन को, ठीक है, ये रहा पूरा। सो टी तो हमारे पास आ चुका है, अब हमें आर निकालना है, आर निकालने की जरूरत नहीं है, आर माइनस ए को हमने इस वाली इक्वेशन से, देखो इस वाली इक्वेशन से अगर मैं आर निकालू तो आर कितना हमारे पास, ए 1 माइनस ई कॉस जाई, तो ये हमारे पास आर आ चुका है। तो आर भी जाई पे डिपेंड कर रहा है और टी भी जाई पे डिपेंड कर रहा है, और जाई हमारे पास हमने सब्स्टिट्यूशन रख दिया यहाँ पे। सो बेसिकली हमारे पास ये क्या बोल रहा है, आर ऑन टी, आर की इनडायरेक्ट टाइम, देखो टी भी किसका फंक्शन है, जाई का फंक्शन है, और आर भी किसका फंक्शन है, जाई का फंक्शन है, तो इनडायरेक्टली आर और टी एक दूसरे के फंक्शन हो गए ना,
तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमें डिपेंडेंस ऑफ आर ऑन टी, तो इनडायरेक्टली हमें आर का जो है वो टी के साथ डिपेंडेंस मिल गया है। तो हमने बेसिकली अभी तक क्या कर लिया, यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ पाथ देखा। इक्वेशन ऑफ पाथ जो होता है वो आर वर्सेस फाइव में होता है, और फिर हमने क्या किया कि हमें आर और टी का एक दूसरे के साथ डिपेंडेंस निकालना है, तो वो हमने क्या किया, आर का जाई के ऊपर निकाल लिया, टी का जाई के ऊपर निकाल लिया, तो इनडायरेक्टली आर और टी का हमें मिल जाएगा, पर हमें सॉल्व नहीं करना है। अब ये बोल रहा है कि यही जो चीज आपने आर और मतलब पोलर कोऑर्डिनेट में करी है, अगर यही चीज हम कार्टेशियन में करना चाहते हैं तो उसका डेरिवेशन नीचे लिखा हुआ है, विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कार्टेशियन में करना जरूरी नहीं है, पर फिर भी मैं आप खुद से करना चाहो ट्राई तो यू कैन डू इट। मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि हमारे पास एक ही चीज करनी थी। तो हमारे पास आर कॉस फाई जो होता है वो एक्स होता है, और आर साइन फाई जो होता है वो वाई होता है, ठीक है। लाइकवाइज भी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द पैरामीटर जाई, ये भी जाई के टर्म्स में कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है तो करना। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट को कर दिया दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। नाउ अब हमारे पास क्या आ रहा है, रिपल्सिव फील्ड के लिए आ रहा है ना, रिपल्सिव फील्ड के लिए आ रहा है, तो जस्ट अ मिनट। अगर हमारे पास रिपल्सिव फोर्स होता तो U इज इक्वल टू एल्फा बाय आर होता है, U इफेक्टिव हमारे पास ये आता। उस सिचुएशन में सेम टू सेम सारा डेरिवेशन करोगे, जो कि मत करना, एग्जाम में आए तो बस अट्रैक्टिव का करके सिमिलरली कर सकते हो। तो कैलकुलेशन सारी सेम रहेगी, हमारे पास बस P बाय आर का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास आर मिनिमम का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, और आर और टी में ये रिलेशन आएगा, एक्स वर्सेस वाई में रिलेशन आएगा, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग क्योंकि नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है जो कि हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।